हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। मैं हूं अजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा वीकली करंट अफेयर सीरीज, जिसमें अक्टूबर के थर्ड वीक का थर्ड लेक्चर है ये। और इसके लिए हमने कुछ जो टॉपिक्स लिए हैं वो इस तरीके से हैं। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो एक GEM रिपोर्ट है, जो कि कोल माइंस यानी कोल्स की जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उससे रिलेटेड है। फर्स्ट टॉपिक इज दिस इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, क्योंकि अभी ये रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रहा है और उसमें जो रुपी की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है। और इंडिया भी सोच रही है कि रुपी को हम इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रॉन्गर बनाए, ताकि हम दूसरे कंट्री से जो ट्रेड करते हैं वो हमारा डायरेक्ट ट्रेड हो और हमारा यूएस पे जो डिपेंडेंस है वो कम हो। ये इस बात से, इसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से भी आता है कि अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर हुई है उसके अंदर रशिया को इन्होंने कैसे जो स्विफ्ट सिस्टम है उससे निकाल दिया है, रशियन जो बैंक की जो अकाउंट्स थी यूएस में, क्योंकि यूएस जो पूरी वर्ल्ड की जो अराउंड 80% जो ट्रेड है दैट हैपन्स इन डॉलर, राइट। और जो यूएस बैंक है वो यूएस में है। तो यूएस गवर्नमेंट कभी भी किसी भी बैंक, किसी भी कंट्री का जो अकाउंट है यूएस बैंक में उसको फ्रीज करवा सकती है, क्योंकि अगर आप डॉलर में ट्रेड करते हैं तो आपका अकाउंट एक यूएस बैंक में भी होगा, तभी आप डॉलर में ट्रेड कर पाएंगे, राइट, क्योंकि आपको डॉलर से रुपी में चाहिए कन्वर्ट करके। तो ये डिपेंडेंस इतना ज़्यादा यूएस पे होना, यूएस सेंट्रिक वर्ल्ड ट्रेड होना इज नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। देन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये तो आरबीआई से रिलेटेड है तो इसको हम देखेंगे। देन यूएनएससी की एक रिपोर्ट है, एक कमिटी है 1267, जो कि टेररिस्ट की एक लिस्ट है, जो ग्लोबल टेररिस्ट होते हैं या फिर ग्लोबल लेवल पे जिन टेररिस्ट की को रिकॉग्निशन मिला होता है वो इस लिस्ट में शामिल होते हैं। फिर एमजी नरेगा है। देन फर्स्ट एवर फंगल इन्फेक्शन एक लिस्ट आई है। ये बैक्टीरिया के लिए पहले से आ चुकी है, पर फंगल्स के लिए ये अभी आई है। फंगल इन्फेक्शन के लिए लिस्ट पहली बार आई है। देन लोथल, जो कि जो हमारी जो सरकार है वो इसको एज ए टूरिस्ट सेंटर प्रमोट करना चाहती है, और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक हेरिटेज है। तो इस तरीके से ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम अभी देखने वाले हैं। द फर्स्ट थिंग इज GEM रिपोर्ट, मीन्स ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने कहा है कि जो इंडियन माइंस है, इंडिया के जो कोल माइंस हैं, वो सीवियरली अंडर यूटिलाइज है अमिड पुश फॉर न्यू वंस। यानी कि जो हमारे पास ऑलरेडी जो कोल माइंस है वो काफ़ी अंडर यूटिलाइज्ड है। तो इस न्यूज़ से हमारा ज़्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है, बट सिंस ये न्यूज़ हमारे पास है तो इसलिए हम ये देखेंगे कि हमारे पास कोल माइंस कहाँ कहाँ पे है और उनकी क्या स्टेटस है, राइट। तो GEM के बारे में देख लेते हैं, जो ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर है। इसका काम है, एक फर्म है जो कि जो फ्यूल सोर्सेस यूटिलाइजेशन है ग्लोबली उसको मॉनिटर करती है। यानी जो हमारे माइंस हैं उसको हमने उससे जो फ्यूल निकाले हैं उसको कैसे, कितना उसकी क्या यूटिलाइजेशन है, उसको ग्लोबली मॉनिटर करना इस फर्म का काम है, राइट। अभी जो न्यूज़ ये है कि थोड़ा टाइम पहले हमने न्यूज़ में सुना होगा कि इंडिया में जो कोल की जो स्कार्सिटी होने वाली है, थर्मल पावर जो है वो बंद होने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी, ये काफ़ी चल रहा था, इस पे काफ़ी पॉलिटिक्स हो रही थी। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ है। अब हम देखते हैं हमारे पास कोल है कहाँ कहाँ पे। तो इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, ये जस्ट एक एक नाम है, इसको जो एक ऑल्टरनेटिव नेम है इसका, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। डोमेस्टिक फ्यूल की तरह इसको यूज़ करते हैं, आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में इसको यूज़ करते हैं, स्टीम इंजन में इसको यूज़ करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। देन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इसका यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए अगर हम यूज़ करते हैं तो इसको हम थर्मल पावर कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से आती है। ये उसका जो मैप पे आप देख रहे हैं कि ये कोल की जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पे है। इसमें जो मैक्सिमम कोल हमारे पास अवेलेबल है वो इस एरिया में अवेलेबल है, ठीक है ना। उसके बाद ये जस्ट क्वालिटी है, जिसमें ये लिग्नाइट है, ये वाली लिग्नाइट है, ये हमारे पास जो कोल है यहाँ पे। और बाकी ये टोटल कोल है, जिसमें जो हमारे पास एक्चुअली जो मैक्सिमम कोल है, जो बिटुमिनस क्वालिटी की कोल है, कोल की चार क्वालिटी में इसको डिवाइड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके अंदर कार्बन कंटेंट कितना है, राइट। यहाँ पे भी कुछ कोल है हमारे पास। तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो कोल है उसकी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन जब कोल की हम करते हैं तो उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन देखते हैं कि उसके अंदर जो कोल हमारे पास निकल के आ रहा है माइन से, उसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी है। एंथ्रासाइट इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट कोल क्वालिटी, जिसके अंदर 80 to 95% कार्बन कंटेंट होता है, पर ये हमारे पास बहुत कम क्वांटिटी में है, जो कि JNK में मिलता है हमें। देन बिटुमिनस है, जो कि 60 to 80% इसके अंदर कार्बन कंटेंट है, और ये हमारे को मैक्सिमम जो कोल की क्वांटिटी है वो इस एरिया में जो ये कोल है, ये सारे बिटुमिनस क्वालिटी की कोल है हमारे पास, लाइक झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, ये जो एरिया है पूरा,
इसमें हमें ये बिटुमिनस क्वालिटी की कोल मिलती है। लिग्नाइट क्वालिटी की कोल फिर थर्ड बेस्ट क्वालिटी की कोल है, जिसमें 40 to 55% की कार्बन कंटेंट होती है, और ये मोस्टली राजस्थान, तमिलनाडु एंड असम, ये सारा एरिया जो है यहाँ पे हमें ये कार्बन हमें कोल हमें देखने को मिलता है। देन पीट जो सबसे लीस्ट क्वालिटी की कोल है, सबसे नीचे है, इसके अंदर लेस देन 40% कार्बन होता है, और ये फर्स्ट स्टेज एक्चुअली जो कोल कोल फॉर्मेशन है उसके अंदर ये इसको फर्स्ट स्टेज यानी कि पहले मानते हैं कि पहले पीट बनेगा, फिर वो उसके ऊपर सबडक्शन होता रहेगा, वो धरती के अंदर जाता रहेगा, फिर वो विथ हायर प्रेशर और लैक ऑफ ऑक्सीजन वो फिर कोल में चेंज होगा। ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट पीट फॉर्मेशन के लिए भी हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे हमने पढ़ा है एनवायरनमेंट में भी कि पीट फॉर्मेशन के लिए जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो बहुत ही कम होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि सपोज जो कोई ऑर्गेनिक मैटर है, क्योंकि पीट जो फॉर्मेशन है वो ऑर्गेनिक मैटर से ही बनेगा, ठीक है ना। कोई सपोज कोई जंगल है, वहाँ पे जो ऑर्गेनिक लिटर है, लाइक पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं या फिर पेड़ की टहनियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, जानवर मर रहे हैं, वो सब ज़मीन पे आके गिरेंगे, और उसके बाद उसको बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से और उसके ऊपर जब उसको कवर मिल जाएगा, वो ढक जाएगा, तो ऑक्सीजन से उसका कंटेंट कम हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे डिग्रेड होगा, और धीरे धीरे डिग्रेड होगा तो वो पीट फॉर्मेशन वो पहले सबसे पहले पीट बनेगा, फिर उसके बाद और सबडक्शन होगा, वो अर्थ के नीचे जाता रहेगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी कम होगी वहाँ पे, तो फिर वो धीरे धीरे करके वो कोल बनता जाता है, और उसमें कार्बन का कंटेंट बढ़ता जाएगा, और बाकी जो कार्बन का जो परसेंटेज है वो बढ़ता जाएगा, और बाकी जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैटर्स है वो सब डिग्रेड होते जाएंगे। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। अब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी को समझने से पहले हम ये समझते हैं क्या कि इसका बैकग्राउंड क्या था, ठीक है ना। तो ये आखिर जरूरत क्यों पड़ी इसको इसकी। तो अब नाउ द सीन इज कि रशिया एंड यूक्रेन दे बोथ आर फाइटिंग, ठीक है ना। रशिया एंड यूक्रेन, इन दोनों की लड़ाई चल रही है, और इन दोनों की लड़ाई में जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो डेवलपमेंट है वो ये है कि रशियन जो ट्रेड है उसको रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की कोशिश की गई है। अभी कोशिश किसने की है, तो इसमें हम यूरोप को रखेंगे प्लस यूएसए, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों दे बोथ आर फाइटिंग ऑन द साइड ऑफ यूक्रेन, क्योंकि ये यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, और रशिया ने यूएसए ने काफ़ी सारे फंड्स भी दिए हैं यूक्रेन को, आर्म्स दिए हैं कि रशिया को फाइट करने के लिए। नाउ द थिंग इज कि जो ये ट्रिगर हुआ था उस समय यूक्रेन जो है वो नेटो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था। नेटो के बारे में हमने काफ़ी पिछले वीडियोस में भी कवर किया है, और इसने ये नेटो को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था, और तभी वो ट्रिगर हुआ, ये वॉर स्टार्ट हुई है, राइट। तो अब जैसे ही वॉर स्टार्ट होती है तो रशिया के जो बैंक अकाउंट्स है वो यूएस में है, क्योंकि उसको सीज कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है, और रशिया को स्विफ्ट से बाहर कर दिया जाता है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट, फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन इज स्विफ्ट, ठीक है ना। तो ये स्विफ्ट सिस्टम है, जैसे इंडिया में अगर आपको यू हैव टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, आपको ओटीपी चाहिए होती है, ओटीपी आता है और आप मनी ट्रांसफर कर पाते हैं। वैसे ही स्विफ्ट जो इंटरनेशनल एक ट्रांजैक्शन है मनी की, अगर आपको करना है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, यू नीड टू बी ए मेंबर ऑफ स्विफ्ट। तो स्विफ्ट में क्या, यहाँ भी एक ओटीपी आती है और आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सिक्योर हो जाता है, राइट। तो ये स्विफ्ट बेसिकली वो चीज़ है। तो ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए स्विफ्ट इज मैंडेटरी। और आप समझते हैं कि यहाँ पे जैसे हम देखेंगे यहाँ पे कि जो यूएस में वर्ल्ड का जो ट्रेड है, ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज जितना मार्केट टर्नओवर, ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज जो है टोटल पूरे वर्ल्ड का, तो उसमें 88% शेयर जो है वो यूएस यानी डॉलर का है। डॉलर का 88%, यानी जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है वो 88% उसमें से डॉलर है। यानी कि हम जितना जो हमारा अराउंड 600 बिलियन के पास हमारा बिलियन डॉलर हमारा इतना हमारा फॉरेन एक्सचेंज है। तो ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज के हैं, तो इस सब के मिला करके अगर हम ऐड करें तो 88% बिकम्स जो हमने डॉलर में रखा हुआ है, राइट। नाउ द थिंग इज कि इतना सारा पैसा अगर डॉलर में है तो, और ये सारा जो कंट्रोल है इसके ऊपर, डॉलर के ऊपर जो कंट्रोल है वो यूएस के बैंक्स का है, क्योंकि डॉलर जो है यूएस की करेंसी है। तो यूएस कभी भी चाहे तो इनकी जो ट्रेड है उसको, इनके जो बैंक अकाउंट्स है, ये जो हमारे बैंक अकाउंट्स, क्योंकि हमने जो 600 रुपीज़ जो यहाँ पे रखे हैं वो हमें यूएस बैंक से ही एक्सचेंज करने होते हैं जब जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमारे यूएस बैंक्स में हमारे अकाउंट्स होने चाहिए। तो उसको भी वो कभी भी सीज कर सकता है, अगर कल को हमारी लड़ाई हो जाए यूएस के साथ तो वो हमारे बैंक अकाउंट सीज कर देगा, राइट।
तो इस तरीके से जो इतना ज़्यादा डिपेंडेंस है यूएस के ऊपर, इसको कम करने के लिए हमें जो इंटरनेशनलाइजेशन है रुपी की जो बात चल रही है उसको किया जा रहा है। यूएस का जो है वो सिर्फ जो ट्रेड है यूएस का, सॉरी इंडियन रुपी का, वो सिर्फ 1.7% कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी जो रुपी है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कम है। पर अगर हम अपने करेंसी को यूज़ करें और हम जो आसपास के हमारे कंट्रीज़ हैं जैसे नेपाल, भूटान, ये सब कंट्रीज़ हैं, देन म्यांमार है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे हैं, ईरान, इराक है, इनसे अगर हम ट्रेड करें और हम रुपी में इनसे ट्रांजैक्शन करें तो एक तो हमें एक्सचेंज रेट से बच जाएंगे हम, और दूसरा ये कि हम आसानी से इनसे कर पाएंगे और हमें यूएस का इंटरफेरेंस नहीं झेलना पड़ेगा। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से हम इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के बारे में बात करते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, इसको जरा क्लीन कर दूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो कन्वर्टिबिलिटी है, क्योंकि सपोज आपको रुपी में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये रुपी की कन्वर्टिबिलिटी करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट में कितनी है। वो ये फैक्ट जस्ट यहाँ पे याद रखना है कि रुपी जो है वो 100% कन्वर्टेबल है करंट अकाउंट में और पार्शियली कन्वर्टेबल है कैपिटल अकाउंट में। इसका मतलब है कि आप अगर आप चाहे तो जो अगर सपोज कैसी कोई ऐसी चीज है जो करंट अकाउंट में आती है, करंट अकाउंट इन फॉरेन एक्सचेंज जब होता है तो उसके दो टाइप के उसमें एक्सचेंजेस होते हैं। या तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आप सपोज एफडीआई करना चाहते हैं या ये कोई दूसरा कंट्री है जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो एफडीआई लाएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट हो जाएगा क्योंकि ये कैपिटल ला रही है इंडिया के अंदर। और सपोज रेमिटेंस आ रहा है, सपोज कोई यूएस में मेरा रिलेटिव है वो वहां से पैसे भेज रहा है तो करंट अकाउंट का पार्ट होगा। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट है। अब करंट अकाउंट में आप जितना चाहे रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, डॉलर को रुपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। पर कैपिटल अकाउंट में देयर इज रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में अगर 100% कन्वर्टिबिलिटी होगी तो उससे कभी भी पैसा इंडिया में जितना चाहे आ सकता है कैपिटल, और जितना चाहे कैपिटल इंडिया से बाहर जा सकता है। तो इससे क्या, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी वॉलेटाइल हो जाएगी, उसमें थोड़ी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कन्वर्टिबिलिटी जो है कैपिटल अकाउंट में पार्शियल है और करंट अकाउंट में दिस इज 100%, यानी कि आप जितना चाहे उतना कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है इससे, इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है। देन हाईएस्ट शेयर जो है वो हमने देखा कि जस्ट अभी डॉलर का है, उसके बाद यूरो, उसके बाद जापानीज येन, देन पाउंड स्टर्लिंग जो यूके का है, एंड जापानीज येन है एंड यूरो। इस तरीके से ये इनका शेयर है इंटरनेशनल मार्केट। रुपये का जस्ट 1.7% है। अब हम सॉरी अब हम देखते हैं कि बैंक्स जो है वो लिक्विडिटी को कैसे मैनेज करती है, क्योंकि ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे उसको कवर किया गया है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब जो हमारी अपनी बैंक है लाइक आरबीआई है, तो आरबीआई भी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यूज करती है। यानी कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी है मार्केट में, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि मार्केट में कितनी करेंसी अवेलेबल है, ठीक है ना, कितना कह सकते हैं कि कैसे कितना पैसा अवेलेबल है, उसको लिक्विडिटी कहते हैं, राइट। अब इसको जो लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास आरबीआई है। यू सी, इंडियन इकोनॉमी के जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जो मेजर कंट्रोलिंग पावर जिनके पास हम ऐसे कह सकते हैं, वो है आरबीआई के पास एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। ठीक है ना, ये दो ऐसी बॉडीज हैं जो हम इंडियन इकोनॉमी को बड़े पैमाने पे कंट्रोल करती है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है कि पॉलिसीज बनाना, बजट बनाना और पैसे प्रोवाइड करना, ये सारा काम है फाइनेंस मिनिस्ट्री का। ठीक है ना, पूरी कंट्री के अंदर क्या चल रहा है उसको कंट्रोल करना। इनफैक्ट आरबीआई भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ही देखती है, उसको इन्फ्लुएंस करती है। आरबीआई एक्चुअली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो आरबीआई एक्ट 1934 से आई है। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 से आरबीआई बन के आई है और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इसके ऊपर कंट्रोल रखती है, राइट। अब आरबीआई की जो डिसीजन मेकिंग है, अब ये देखिए कि आरबीआई है तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी, ये बिल्कुल ही ऐसे गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव के अंदर नहीं आती, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है उसको पुश नहीं कर सकता कि आप ये वाली पॉलिसी लाओ कि आप कुछ ऐसी पॉलिसी लाओ, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो 5 साल में चेंज हो जाएगी। पर एग्जीक्यूटिव, यानी गवर्नमेंट का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव, आपको ऐसे समझना है कि पॉलिटी में कभी भी अगर गवर्नमेंट की बात की जाए इसका मतलब होता है एग्जीक्यूटिव। ठीक है। और जो हमारे जो लेजिस्लेटिव है तो कोई पार्लियामेंट है और एक जुडिशरी, यानी स्टेट के 3 ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेरेंस ना हो आरबीआई के ऊपर, इसलिए इसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह बनाया गया है।
अब गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में जो एक लिंक है वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में एक ब्रिज है जो एक तरीके इन दोनों के बीच में मिलके काम करती है और इन दोनों को एडजस्टमेंट करने में इजी होता है, गवर्नमेंट और आरबीआई को, राइट। अब हम देखेंगे कि आरबीआई कैसे मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है और इसके पीछे क्या जो निटिग्रिटीज हैं वो डिटेल्स क्या है वो हम देखते हैं, राइट। अब हम देखते हैं, पहले हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में जाए उसके पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक बॉडी है जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें आप देख सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंडिया ये 6 मेंबर बॉडी है, ठीक है ना, जिसमें से 3 आरबीआई के मेंबर्स होते हैं, एक इंक्लूडिंग एक उसका आरबीआई के गवर्नर होंगे, उसके डिप्टी गवर्नर होंगे और एक बंदा जो आरबीआई जो गवर्नर उसको अपॉइंट करेगा। तो 3 ऐसे लोग आरबीआई से होते हैं और 3 गवर्नमेंट होते हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है वो अपॉइंट करती है 3 और लोगों को, ठीक है ना। तो ऐसे 6 मेंबर बॉडी होती है और इनका काम है जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन लेती है वो आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसीजन लेगी, आरबीआई उसको इम्प्लीमेंट करेगी, राइट। ये है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स। यस, अब हम मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एम क्या है इसका। तो जो इसमें सबसे पहला है वो बिजनेस साइकिल को स्टेबलाइज करना, यानी कि जो आरबीआई की जो बिजनेस साइकिल है उसको स्टेबलाइज करना। प्रोवाइड रीजनेबल प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, ठीक है ना, ये एमपीसी का बहुत बड़ा रोल है। देन प्रोवाइड फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसी पॉलिसीज बनाना जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को जो इम्प्रूव किया जा सके उसको फास्ट किया जा सके। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, यानी कि जो हमारे पास जो एक्सचेंज होता है फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि जो डॉलर है उसका जो इन्वेंट्री होल्डर है दैट इज आरबीआई। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऐसे पॉलिसीज बनाती है जो जिसको आरबीआई इम्प्लीमेंट करेगा और उससे हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो स्टेबल रहेगा। अब हम देखते हैं कि आखिर मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, फिर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है क्या। तो लिक्विडिटी का मतलब ये हमने पहले बता दिया कि मार्केट के अंदर जो करेंसी का जो कोई सर्कुलेशन है दैट इज लिक्विडिटी, राइट। तो इसमें हमने ये देखा कि इसके अंदर आरबीआई के पास ये बहुत बड़ा रोल है इसको कंट्रोल करने का, यानी इन्फ्लेशन बढ़ना है तो उसको कम करना है, अगर इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो स्लम्प हो रहा है यानी कि स्लो हो रहा है तो उसको इम्प्रूव करना है। तो ये सारा काम है वो आरबीआई का है और गवर्नमेंट आरबीआई के ऐसे करते सिंक से मिलके, यानी कि दोनों के कंट्रीब्यूशन से कोऑर्डिनेशन से मिलके ही हमारी इकोनॉमी जो है वो चल पाती है, राइट। तो इस आरबीआई के पास कुछ टूल्स हैं लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए, जैसे कि सीआरआर है यानी कैश रिजर्व रेशियो है, ये सब डेफिनेशन आपको इकोनॉमी में पढ़ना पड़ेगा। एसएलआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, बैंक रेट है, स्टैंडिंग डिपॉजिट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, कैश रिजर्व रेशियो है। इन सब की हेल्प से लेकर के ही हेल्प से जो आरबीआई है वो कंट्रोल करती है लिक्विडिटी को मार्केट के अंदर। उसके बाद हमारा इन्फ्लेशन टारगेट है जो कि 4% ±2% है, यानी कि 6% से लेकर के इन्फ्लेशन 2% के तक में इन्फ्लेशन का जो है रेंज है वो रहना चाहिए, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ये जो इन्फ्लेशन है ये बहुत ही बार पूछा जाता है कि कौन डिसाइड करता है कि इन्फ्लेशन कितना होगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी उसके लिए पॉलिसी बनाती है और आरबीआई उसको इम्प्लीमेंट करती है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, राइट। इन्फ्लेशन टारगेट्स गवर्नमेंट डिसाइड करती है, एमपीसी उसके लिए, एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसके लिए पॉलिसीज बनाती है और वो फिर आरबीआई उसको इम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि आरबीआई खुद से अपनी कोई पॉलिसी बनाती नहीं है, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इसको इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी कहते हैं, जो कि हमारे पास इस तरीके से है, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है 2016 में फर्स्ट टाइम बनाई गई थी उर्जित पटेल कमेटी की रिपोर्ट पे। उसके पैसे पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं होती थी, राइट। तो ये सारे जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में है। देन हम ये समझते हैं कि हाँ, हमने ये देख लिया कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है। तो इसके लिए रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट का जो ये जो मैकेनिज्म है वो आरबीआई यूज़ करती है लिक्विडिटी को कंट्रोल में रखने के लिए, राइट। अब लिक्विडिटी मॉनेटरी सॉरी रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट के बारे में आपको इकोनॉमी में क्लास में ये मिल जाएगा पढ़ने को। वैसे अगर हम सिंपल से देखें तो बैंक्स, जो छोटे बैंक से जब आरबीआई से पैसा लेती है उस समय जो उस पर इंटरेस्ट लगता है दैट इज रेपो रेट। अगर आरबीआई पैसा ले बैंक से, आरबीआई भी बैंक से पैसा लेती है कि क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि मार्केट में पैसा ज़्यादा आ गया है, ठीक है ना, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। टू मच मनी इज क्या कहते हैं, चेजिंग सम गुड, लाइक बहुत सारे लोगों के पास पैसा हो जाए और जो गुड्स है उसकी सप्लाई अगर कम हो जाए तो उसकी रेट बढ़ जाएगी,
जैसे सोना है, सोने के की सप्लाई कम है पर लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो हम सब लोग सोना खरीदना चाहते हैं, तो इसलिए सोने की भाव इतनी ज़्यादा है। अब अगर सोने अगर हर नदी के किनारे मिलने लगे तो सोने के भाव क्या ही होंगे, वो उसको वैसे कोई यूज़ नहीं करेगा, राइट। तो ये इन्फ्लेशन है, यानी कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो जब मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाता है तो आरबीआई क्या उसको सक करना चाहती है, तो वो बैंक से पैसा ले लेती है, बोलती है कि तुम यहाँ पे आके पैसा जमा करो, तो बैंक्स को जाके जमा करना पड़ता है, उसके लिए फिर आरबीआई रेट दे उसको इंटरेस्ट रेट देती है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रिवर्स रेपो रेट। जब बैंक्स भी जब मार्केट में पैसा कम हो और डिमांड ज़्यादा हो जाए पैसे की, लोग लोन मांग रहे हैं, तो बैंक्स क्या आरबीआई से जाते हैं पैसा लेने कि हमें पैसा दो, हमें लोगों को लोन देना है। तो इस तरीके से उस समय जो रेट लगता है दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। तो ये कुछ जैसे रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट है। इसके अंदर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वरना ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। फिर हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी देख लिया कि कैसे इसके आर पे इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई से होते हैं, 3 गवर्नमेंट के अपॉइंटी होते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो काम करती है। देन यूएनएससी की 1 to 6 7 कमेटी है जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि टेररिस्ट की लिस्ट है ये, ग्लोबल टेररिस्ट की, ऐसे टेररिस्ट जिनको ग्लोबल रिकॉग्निशन है उनकी एक लिस्ट बनाई गई है जो यूएन उसमें उन सबको रिकॉग्नाइज करती है। तो उसको उसको कहते हैं 1 to 6 7 कमेटी, राइट। ये फर्स्ट टाइम 1999 में आया था और इसमें अलकायदा के लोग भी शामिल हैं, राइट। देन दाइश एंड अलकायदा सैंक्शन कमेटी है, इसको दूसरा नाम भी कहा जाता है दाइश एंड अलकायदा सैंक्शन कमेटी। और ये एक्चुअली जब 9/11 जो अटैक हुआ है उसके बाद से ही ये कह सकते हैं कि हम ऐसा कह सकते हैं कि उसके बाद से ही ये फॉर्म में आया था, क्योंकि उस समय के पहले कोई ग्लोबल टेररिज्म की बात नहीं थी, तभी से ग्लोबल टेररिज्म जो है वो वहीं से स्टार्ट होता है, राइट। इज टेररिस्ट इज अ ग्लोबल लिस्ट ऑफ टेररिस्ट जिसमें यूएनएससी का स्टाम्प है, यानी यूएन उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। इसमें से फुल ऑफ पाकिस्तानी नेशनल्स एंड रेसिडेंट्स। पाकिस्तान इज अ ग्लोबल हब ऑफ, मतलब हब ऑफ ग्लोबल टेररिज्म। पाकिस्तान से जितने टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान, उनका सबका लिंक पाकिस्तान में मिलता है। तो इसलिए जब भी कभी मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ और उसमें जब पाकिस्तान के फॉर्मेशन की बात आती है तो जो सबसे पाकिस्तान का फॉर्मेशन इज नॉट समथिंग कि हमने अब एक स्टेट बना दिया है। पाकिस्तान का फॉर्मेशन इज लाइक पूरी ग्लोबल हिस्ट्री चेंज हो गई है, ठीक है ना। पूरा जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो चेंज हो चुका है। पाकिस्तान इज ऐसी एक रोक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर आर्म्स है, ठीक है ना, वो हमारे नेबर में जाके बैठा हुआ है। तो इसलिए पाकिस्तान का फॉर्मेशन और जो अब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये समझना कि पाकिस्तान का बनना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था ग्लोबल हिस्ट्री में। फिर हम एमजी नरेगा पढ़ते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो इसका नाम है। इसके अंदर गांव का कोई भी बंदा जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। 100 डेज की जो है वो गारंटी है एक्चुअली, कि अगर आप जॉब मांगने जाते हैं मनरेगा में और आपको अगर नहीं मिलता है तो 100 डेज की आपको जो है वो बैठे बिठाए आपको क्या कह सकते हैं इस तरह के पैसे दिए जाएंगे आपको, ठीक है ना। 100 डेज के, अगर 15 डेज के अंदर आपको पैसा नहीं, वो जॉब नहीं मिलती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आपको दिया जाएगा। ऐसा इस लॉ के, यानी मनरेगा एक्ट है ये, तो इस एक्ट के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, राइट। 2005 में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको लॉन्च करती है। 100 डेज की आपको जॉब मिलनी ही मिलनी है हर साल, और कोई भी फैमिली इसके अंदर जा कर के जॉब ले सकती है। ये किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 15.4 करोड़ वर्कर्स जो है, यानी 15.5 करोड़ वर्कर्स ऑलरेडी मनरेगा के अंदर रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। इसके बाद ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है इसके अंदर, और ज़्यादा कुछ हमें इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। लिस्ट ऑफ फंगल जो इन्फेक्शन है वो एक नई चीज़ है, वो आई है, तो इसको ग्लोबल हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने रिलीज़ किया है, ठीक है ना। इसके पहले जो जो बैक्टीरिया से रिलेटेड है, जो बैक्टीरियल प्रायोरिटी लिस्ट है, वो पहले से ही रिलीज़ की जा चुकी है 2017 में। अभी हमें फर्स्ट टाइम फंगल इन्फेक्शन के लिए एक लिस्ट आई है जिसको WHO ने रिलीज़ किया है। इसमें 19 फंजी के लिस्ट हैं। तो आपको ये दो चीज़ याद रखनी है कि इसमें 19 टाइप्स के फंजी हैं और ये WHO ने रिलीज़ किया है, तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इसमें कुछ 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमें ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर 19 फंजी हैं और ये WHO ने रिलीज़ किया है, ठीक है। देन कम्स लोथल। अभी लोथल क्या, एक हड़प्पन साइट है जो कि अगर मैप में देखें तो यहाँ है, गुजरात के इस सेक्टर में लोथल है। और ये एक हमें दिख रहा है कि क्योंकि ये यहाँ पे डॉकिंग एरिया है, यहाँ पे आसानी से शिप जो है वो पार्क हो सकते हैं। तो ये एक एंशियंट डॉक है जहाँ पे जो एंशियंट ट्रेड होता था हमारा
यानी कि यहाँ से ऑब्वियसली जो लोग यहाँ से निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे, अब यूसी कहाँ से निकलेंगे, वो यहाँ जाएंगे, ठीक है ना, वो इस एरिया में जाएंगे। तो ईरान, इराक, मेसोपोटामिया, यहाँ से आप मेसोपोटामिया तक भी जा सकते हैं इस तरफ से जाना, क्योंकि ये लैंड का रूट है तो थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो इसलिए लोग जो है वो यहाँ से जाते हैं। पर ये जैसे अब वर्ल्ड हिस्ट्री, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि 1498 में फर्स्ट टाइम जो है वो वास्को डी गामा आता है इंडिया। वो एक पुर्तगाल का बंदा है, पोर्चुगल से आता है और वो इंडिया में पहुंचता है 1498 में। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया, और हमें क्या पढ़ाया जाता है कि इंडिया वाज डिस्कवर्ड इन 1498 बाय वास्को डी गामा, ऐसा नहीं है। इंडिया उसके पहले से ही लोगों से ट्रेड करती आ रही है वर्ल्ड लेवल पे। पर यूरोप के लोग सीधा इंडिया तक कोई सी रूट उनको पता नहीं था, ठीक है ना। या फिर पता हो भी तो शायद एंशियंट टाइम में पता हो, अभी बीच में तो ये ऐसा यानी कि 1400 1500 के पास लोगों को ऐसा कोई सी रूट पता नहीं था, उनके पास नेविगेशन के लिए कोई डिवाइस नहीं थी, ठीक है ना। तो इसके वजह से वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। पर आसपास के जगहों पे तो वो ट्रेड आसानी से कर लेते थे, जैसे कि यहाँ से ये ट्रेड हो सकता है। मेसोपोटामिया में ईरान के साथ, यानी सॉरी ईरान कह रहा हूँ मैं, हड़प्पन लोग जो है मेसोपोटामिया से ट्रेड करते थे, इसके प्रूफ मिले हैं, राइट। तो ये सारे, तो इसकी अब ये लोथल जो है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की डॉक बनाने जा रही है सरकार, इसको एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, जिससे क्या है कि इससे इंटरनेशनल ट्रेड, टूरिज्म बढ़ेगा, लोग आएंगे उसको देखने के लिए। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जो गुजरात में लोथल में होगा। इसको गुजरात के भाल रीजन में, ये जो रीजन है उसको भाल रीजन कहते हैं, जहाँ पे ये लोथल लोकेटेड है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि हमें ये समझना है कि ये सिटी जो है 2200 बीसी, यानी कि 2000 साल इधर और 2000 साल इधर, यानी कि 4000 साल पुराना ये जो डॉक है वो है, यानी 4000 साल पहले भी लोग वहाँ पे शिप चलाते थे और उससे ट्रेड करते थे, राइट। और ये जो ट्रेड करते थे वो बीड्स, जेम्स एंड ऑर्नामेंट्स, इन सब चीज़ों में वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका, यानी वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका के साथ ये ट्रेड करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास भी नेविगेशन डिवाइसेस थी, पर वो यूरोप तक नहीं जाते थे, ऐसा हमें पता है। पर जब 1498 में फिर से जब वास्को डी गामा इंडिया आता है, तो फिर यूरोप से इंडिया का कनेक्शन जो है वो डायरेक्ट हो जाता है। उसके पहले भी यूरोप से इंडिया का ट्रेड चल रहा था, पर वो उस लेवल पे नहीं था जो शिपिंग रूट के डिस्कवरी के बाद स्टार्ट होता है, राइट। देन लोथल का मतलब होता है द माउंट ऑफ द डेड, ये उसका मतलब होता है लोथल का, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देन मैरीटाइम जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है वो गुजरात में बनाया जाएगा, जिसमें 4 थीम पार्क्स बनाई जाएंगी। मैरीटाइम थीम पार्क, नेवी थीम पार्क, उसके बाद क्लाइमेट थीम पार्क एंड एडवेंचर एंड अम्यूजमेंट थीम पार्क, ये 4 तरीके के थीम पार्क बनाएंगी, जिससे वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन उसको बनाने की बात की जा रही है। तो इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ेगा इससे। उसके बाद इंडिया की जो एंशंट हेरिटेज है उसको एक रिकॉग्निशन मिलेगा फिर से, लोग जो है इंडिया के लोग उसके बारे में अवेयर होंगे, इंटरनेशनल जो है लोग यानी दूसरे कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो इसके बारे में अवेयर होंगे। तो इंडिया के लिए ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी। देन अदर साइड से कुछ आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका मतलब होता है आईवीसी का फुल फॉर्म। तो हम देखेंगे पहले, तो यहाँ अगर हम देखें, थोड़ा इसको मैं क्लीन कर दूँ, यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे हड़प्पा है, ठीक है ना। ये हड़प्पा है जो कि रावी नदी के किनारे है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि हड़प्पा कभी कभी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो वो रावी नदी के किनारे हड़प्पा है। यहाँ पे मोहनजोदारो है, ठीक है, यहाँ पे धोलावीरा है और ये लोथल है। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, और ये जो एरिया है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया है। पर ये यहीं तक नहीं है, ये यहाँ हमें पता है कि इसका एक्सटेंट जो था वो काफ़ी आगे तक है, यानी ये हमारा यमुना है, तो यहाँ पे कुछ हरियाणा का एरिया है, तो यहाँ तक भी इनकी जो स्ट्रेच थी, क्योंकि जो एक एक्सकेवेशन हुई है उससे हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम की जो हमें रिमेन्स मिले हैं वो यहाँ तक मिले हैं। और नीचे यहाँ महाराष्ट्र में तक है, जो डायमाबाद है महाराष्ट्र में वहाँ तक है, ऊपर जम्मू एंड कश्मीर तक मिला है हमें, और इस तरफ भी काफ़ी दूर तक हमें सिंध तक हमें देखने को मिला है। तो ये सुदका जेंडोर जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसका वेस्टर्न पॉइंट है, जहाँ तक ये हमें जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सटेंट देखने को मिलते हैं। ये मांडा है यहाँ पे, ये जम्मू एंड कश्मीर में ये हमारा नॉर्दर्न एक्सटेंट है। यहाँ पे साउथ में अगर हम देखें तो डायमाबाद है यहाँ पे साउथ में, जहाँ पे हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है डायमाबाद एक्चुअली, पर यहाँ पे साउथ में डायमाबाद है, जहाँ पे जहाँ तक इसकी एक्सटेंट देखने को मिलती है। और यहाँ पे हरियाणा में प्लेस है, वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी एग्जैक्टली। हरियाणा में एक प्लेस है जहाँ तक जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है, इसके एक्सटेंट देखने को मिलते हैं, राइट।
जो ईस्टर्न साइड है यहाँ पे, उसमें यहाँ पे आलमगीरपुर यानी कि नॉट हरियाणा, इवन यूपी तक का इसका एरिया है। जो यूपी में आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर, ठीक है ना, मेरठ का एरिया है वहाँ पे, वहाँ तक इसकी ईस्टर्न एक्सटेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो यहाँ तक ये फैला हुआ था। तो काफ़ी बड़ा एरिया जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन ने कवर किया है। अब कुछ साइट्स है वो हम देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, हड़प्पा ये, और मेजोरिटी जो इसका पार्ट है वो पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान तो अभी एक कहने के लिए पाकिस्तान पर है, तो इंडिया का ही पार्ट ही। मोहनजोदारो अगेन वो पाकिस्तान में है, धोलावीरा भी ये गुजरात में, धोलावीरा एंड लोथल जो है वो गुजरात में है, रोपर जो है वो पंजाब में है, बालाथल और कालीबंगन जो है वो राजस्थान का एरिया है। उसके बाद बानावाली जो है वो हरियाणा में है, आलमगीरपुर ये जो है अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि उत्तर प्रदेश में, जो ईस्टर्न मोस्ट साइट है वो उत्तर प्रदेश में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिसका लोकेशन तो हमें पता होना चाहिए। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये पूछा जाता है कि ब्रोंज डांसिंग गर्ल ये हमें मोहनजोदारो से मिला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें कहाँ से मिलता है, ये पूछा जाता है। देन ग्रेट वाटर रिजर्वायर जो है वो धौलावीरा में एक बड़ा सा एक वाटर टैंक था, जिसमें लोग आई थिंक शायद रिलीजियस पर्पज़ के लिए नहाते होंगे। ऐसा किसी को पता नहीं कि एग्जैक्टली वो किस वजह से था, पर ऐसा मानते हैं कि वो रिलीजियस पर्पज़ के लिए, शायद उसमें रिलीजियस बैथिंग होती होगी। तो ये सॉरी, यहाँ पे वाटर रिजर्वायर है हमारे को धौलावीरा में। देन उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि टॉय प्लो ये बानावाली में हमें मिलता है। बैंगल बैंगल फैक्ट्री यहाँ पे राजस्थान में जो काली बंगन है, काली बंगन का मतलब ये होता है काली यानी कि ब्लैक, बंगन मतलब बैंगल्स, वो बैंगल्स को बंगन बोलते हैं यानी कि चूड़ियों को। तो वो वहाँ पे ब्लैक बैंगल्स हमें बैंगल फैक्ट्री मिलती है राजस्थान में, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो इससे IVC सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये हमारा आज का यानी कि लास्ट एपिसोड जो है, थर्ड एपिसोड, वो ख़त्म होता है। फोर्थ वीक के लिए हम जल्दी आएंगे, फोर्थ वीक का वीडियो लेकर के, जिसमें अक्टूबर के फोर्थ वीक के करंट अफेयर्स कवर किए जाएंगे, वो भी जल्दी आ जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।